क्या हाल चाल सभी के। हाँ भाई, कैसे हो सभी के सभी। एक बार जल्दी से चैट के अंदर बता दो। आवाज आ रही है तो एक बार पीके हो जाए चैट के अंदर। पीके भर देंगे। दिखाओ भाई, दिखाओ भाई। हाँ भाई, बोल दो रे। अरे बोल दो रे, बोल दो रे। बता दो, बता दो, बता दो। हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है, पार्टी कहाँ है मेरी? मेरे को पार्टी कौन देगा? मुझको पार्टी दे दो। अरे ये दिगराज सर की क्लास में कैसे? ठीक है, मेरे को पार्टी कौन देगा भाई? पार्टी दे दो यार एक। हैप्पी न्यू ईयर की एक पार्टी तो मेरी भी, मैं भी डिजर्व करता हूँ बेटा इतना तो। मुझे क्यों नहीं दे पा रहे हो तुम पार्टी? हाँ भाई, बोलो। मुझे क्यों नहीं दे पा रहे हो तुम पार्टी? है, मेरी नहीं बनती? क्यों नहीं बनती भाई? अरे ओए, मेरी क्यों नहीं बन रही है पार्टी? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। एक पार्टी तो मेरे को भी दे दो यार। है ना? हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को भी। न्यू ईयर की ढेर सारी बधाई। यार एक बात बताओ, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? शर्ट का, लड़कों से कह रहा हूं, लड़कियों के साथ भी हो सकता है, ये वाला जो बटन होता है ना, ये वाला स्लीव्स वाला, ये लगाने में बड़ी दुविधाएं आती है ना, प्रॉब्लम बड़ी आती है ये वाले बटन में, बाकी कोई बटन में नहीं आती। इस बटन को लगाने में पता नहीं ऐसा क्या क्या दुख दर्द हो जाता है ना, ये बटन कभी लग ही नहीं पाते मेरे तो। है, तुम्हारे साथ भी होता है ऐसा? तुम्हारे साथ भी होता है क्या ऐसा? चलो, सर खुद को खुद गिफ्ट कर दो। है, क्या लिख रहा है? सर खुद को खुद ही खुद गिफ्ट कर दो। खुद को खुद ही खुद गिफ्ट कर दो, यानी मैं खुद को ही गिफ्ट कर दूं, यानी मैं अपने आप को मैं ही गिफ्ट कर दूं। वाह, वाह बेटा, वाह बेटा लक्ष्य, वाह बेटा लक्ष्य बेटा। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, लेट अस स्टार्ट। ओए होए 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 होए। अच्छा, तभी मैं सोचूंगा चैट क्यों भाग रही है। चैट इतनी तेज क्यों भाग रही है? तुम्हारा फेवरेट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्या आज? ओके। तभी मैं सोचू ये चैट ऐसे रफ्तार से दौड़ रही है, ऐसी रफ्तार तो भाई देखने को ही नहीं मिल पा रही है चैट ही हैंग हो जा रही है। प्राइवेट चैट इतनी तेज चल रही है भाई। वाह यार वाह, चैप्टर क्या बात है इस चैप्टर में अटेंडेंस बेटा, कुछ हो ना हो पर अटेंडेंस इस चैप्टर में मुझे हर बार फुल मिली है, हर एक बैच के अंदर। है ना, चाहे कोई भी बैच हो, आरंभ हो अभय हो, सबके अंदर इस चैप्टर के अंदर मुझे अटेंडेंस एकदम 101% मिली है। ठीक है, चलिए। चलिए 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 भाई, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले विश यू ऑल दी हैप्पीनेस इन दिस ईयर 2025 को अपना साल बनाओ। इस साल में इतने मेहनत कर देना, इतने एफर्ट लगा देना, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा देना यार, प्लीज इतना कर देना। इतना कर दोगे ना, इनफ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा ज्यादा लोड लेना है, लोड नहीं लेना, बस मेहनत करते जाने, एफर्ट्स लगाते जाने, और देखो सक्सेस इस बार तुम्हें मिलने वाली है। ठीक है, और मैं तो तुम्हारे साथ हूं यार, मैं हूं ना, मैं हूं ना। चिल कर यार, आ जा। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद दी पीके हिट्स। पीके हिट्स क्या बोलता है, कहां कहां से सवाल आ सकते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल में से सवाल आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स। उसके अलावा बडिंग का जो डायग्राम है वहां से सवाल आ सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एडवांटेज पूछी जा सकती है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट के डायग्राम में से 101% एक सवाल दिखने वाला है। अगला रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल वाले में से भी डायग्राम पे एक क्वेश्चन दिखने वाला है। ठीक है, एसटीडी में से एमसीक्यू आने की चांसेस थोड़ी ऊपर नीचे होती है, कभी आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता। ठीक है, ओके जी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। पीके हिट्स, पीके हिट्स, पीके हिट्स यानी वो टॉपिक जो कि पेपर के अंदर आने ही वाले हैं। चलो भाई शुरू करते हैं फटाफट से। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इसके बारे में तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। रिप्रोडक्शन, हाँ, पूरी क्लास के अंदर अगर तुमने कहीं पर भी डार्क डार्क लिखने की कोशिश करी ना बेटा, उल्टा कर दूंगा ऐसे। ठीक है, तो डार्क ना लिखे। आ जाओ भाई, देखो भाई होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। बेसिकली बेसिकली देखना बेटा, प्लांट्स की बात करो, एनिमल्स की बात करो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, अगर वो अपने यंगर वन को प्रोड्यूस कर रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। है ना, यानी रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच
ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। यानी अगर हमें हमारे वंश को जिंदा रखना है तो आगे हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्यों? ताकि अपना जो वंश है, अपनी जो स्पीशी है, वो पूरी की पूरी चलती रहे। ठीक है बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि आपसे कोई पेपर में नहीं पूछने वाला। ठीक है, फिर भैया पूछेगा क्या? पूछेगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बताने वाला हूं। वैसे ये टर्म्स हम हेरिडिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अपनी पहली टर्म है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। 9th क्लास में, ओए यार 9th क्लास, हर जगह 9th क्लास क्यों आ जाती है? चलो कोई नहीं। ये आपका सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, उसके अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हुए थे। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो क्या थे? वो थे आपके, बोलो बेटा, वो थे आपके डीएनए। डीएनए के पास क्या होता था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी इसके पास सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हम ट्रांसफर करेंगे अपने यंग वंस में, है ना? अपने बच्चों के अंदर जो आप ट्रांसमिट करने वाले हो जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आंखों का रंग क्या होगा, बालों का रंग क्या होगा, ये सारे जेनेटिक मटेरियल आप ट्रांसफर करने वाले हो बाय द हेल्प ऑफ डीएनए। अच्छा, अब क्रोमेटिन क्या होता है? अरे भाई क्रोमेटिन कुछ नहीं होता, मैं बताऊं तुम्हें। अभी मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास डीएनए पड़ा है, डीएनए के साथ कुछ कुछ आरएनए भी पड़ा होता है। तो ये आरएनए प्लस डीएनए, इन सबको जब हम कंबाइन कर लेते हैं ना, तो उस कंबाइन फॉर्मेट को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। यानी जेनेटिक मटेरियल और अ मैक्रोमोलिक्यूल कंप्राइजिंग ऑफ डीएनए, आरएनए एंड एसोसिएटेड क्या? प्रोटीन्स। जितने भी प्रोटीन्स है, डीएनए, आरएनए और भी प्रोटीन्स हैं, जब वो एक साथ ऐसे रेंडमली पड़े होते हैं ना, तो उस पूरे कलेक्शन को हम बोलते हैं क्या? उस पूरे कलेक्शन को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिन। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है चैट के अंदर? छोले भटूरे कहां से आ गए? छोले भटूरे, वाह सर, आज सुबह आपकी फोटो देख के न्यू ईयर की शुरुआत करी। क्या बात है, क्या हुआ है तुम सबको? हे प्रभु, कहां जा रहा है देश? चलो देखते हैं आगे। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है? अब देखना बेटा, अब क्या होता है ना, जब भी एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने लगता है ना, तो पता क्या होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने लगती है। वो जो रैंडम पड़े डीएनए थे ना, वो जैसे रैंडम 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 डीएनए थे, अब ना वो कॉइल्ड फॉर्म में आने लगते हैं। किस फॉर्म में बेटा? कॉइल्ड फॉर्म में। यानी वो कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे बनने लगते हैं, ऐसे 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 बनने लगते हैं, इस प्रकार से, इस शेप के अंदर वो आने लगते हैं, है ना? इस शेप के अंदर वो आने लगते हैं, यानी उनकी कॉइलिंग होने लगती है। तो क्या होता है? जब डीएनए की हम कॉइलिंग कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब बनता है? क्रोमोसोम जब आपके क्या? रिप्रोडक्शन के दौरान, जब सेक्स सेल जो होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं। इतना डिटेल में समझने की खैर उतनी जरूरत नहीं है ना? उतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी डीएनए क्या बनता है? डीएनए एक समय पर आपका क्रोमोसोम बनता है, और क्रोमोसोम के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, सारी की सारी। बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पहुंच जाती है? क्रोमोसोम के पास पहुंच जाती है। अब अगला आ जाता है जीन्स और जीनोसोम्स। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम हेरिडिटी पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बस इतना समझना है, रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है। एक सेल था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था। अब जैसे ही, अब समझना बेटा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। देखना बेटा, ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये डीएनए। अब पता क्या हुआ? जैसे ही रिप्रोडक्शन हुआ तो सेल क्या होगा? सेल डिवाइड होगा, हाँ या ना? अरे भाई, ये एक सेल 2 सेल में हो जाएगा ना कन्वर्ट? हाँ भाई, सेल डिवाइड होगा। जब सेल डिवाइड, 9th क्लास में अरे यार शिट, 9th क्लास में नहीं भी पढ़ा था तो सेल कितना रोस्ट करता हूं ना तुम्हें। सेल डिवाइड होने लगेगा। जब सेल डिवाइड होगा ना, तो ये जो डीएनए है ना, ये खुद को क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा। यानी यहां पर होगी डीएनए की नकल, डीएनए के डुप्लीकेशन होंगे। यानी एक सेल से 2 सेल बनेगा। अब एक और सेल बनेगा, उसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर भी डीएनए होगा। बट एक कहावत है कि नकल में भी अकल चाहिए। अब डीएनए के पास अकल नहीं है,
जब डीएनए अपनी नकल करता है ना, अपनी कॉपी बनाना शुरू करता है, तो डीएनए कुछ एरर कर देता है। क्या कर देता है बेटा? एरर कर देता है, गलतियां कर देता है, वही गलतियां जो कि जीवन में तुमने भी करी थी और बहुत पछता भी रहे हो, ठीक है। हाँ, तो बहुत सारी गलतियां कर देता है डीएनए। अब डीएनए एरर कर देता है ना, तो क्या हुआ? तो भाई डीएनए बदल गया, और जब डीएनए बदल गया तो क्या अपनी जेनेटिक प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी? अरे भाई, तुमने देखा है, तुम्हारे कुछ के शायद पेरेंट्स की हाइट लंबी हो बट तुम्हारी छोटी हो सकती है, कुछ के पेरेंट्स की आंखें ब्लैक हो बट तुम्हारी शायद ब्लू हो, ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दी थे मतलब तुम्हारी येलो हो, येलो तो किसकी होती, ब्राउन हो, ब्लू हो, अलग अलग आपकी क्या हो सकती है, अलग अलग आपकी आंखें हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब आपके पेरेंट्स के डीएनए डुप्लीकेशन चल रहा था तो क्या हुआ वहां पर? अरे भैया समझना, वहां पर डीएनए डुप्लीकेशन के दौरान एरर हो गए, और जैसे ही एरर हुए तब भैया दिक्कत हो गई, है ना, तब भैया क्या हुआ? दिक्कत हो गई। और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस क्या चैप्टर का। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन आर डिफरेंस इन ट्रेड्स among the individual of the same species. They occur due to genetic changes and are important for adaptation and evolution. ये सवाल पूछा जाएगा, बार बार पूछा भी गया है, व्हाट इज वेरिएशन, तो तुम्हें पता होना चाहिए वेरिएशन होता क्या है। देखना बेटा, वेरिएशन आया, क्यों आया वेरिएशन? डीएनए डुप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंजेस हो गए जिसकी वजह से जो आपके जेनेटिक मटेरियल था ना वो बदल गया, वो बदल गया तो वेरिएशन आ गया। अब भैया वेरिएशन तो आया, मतलब ठीक है यार भैया वेरिएशन आ गया, बट क्या वेरिएशन इंपॉर्टेंट है? इज इट इंपॉर्टेंट? पेपर में सवाल आएगा, व्हाट इज वेरिएशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। बताओ भाई, क्या वेरिएशन इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है? इज इट इंपॉर्टेंट? बताओ भाई, जल्दी बोलो, क्या लग रहा है जनता को? यस 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 यस। क्यों 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 क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वेरिएशन, वेरिएशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। देखना बेटा, पहली इंपॉर्टेंस होती है अडेप्टिंग टू दी चेंज, यानी अगर वेरिएशन नहीं आया होता ना तो पता है क्या होता, तो ना ह्यूमन बीइंग्स या फिर और भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना उनके अंदर चेंजेस नहीं आए होते। जैसे कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है ना कि पहले हम क्या थे, हम बंदर थे, बंदर नहीं बोलेंगे, अलग ऑर्गेनिज्म थे, और फिर हम बढ़ते 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 ह्यूमन बीइंग बने। कैसे बने? जो कि छोटे 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 वेरिएशन होते गए। इन वेरिएशन की मदद से क्या होता है, हम नेचर के हिसाब से बढ़ते जाते हैं, नेचर की कंडीशंस को अडेप्ट करते जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है? अडेप्टिंग टू दी चेंज। और दूसरा है हेल्पिंग एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? वैसे तो एवोल्यूशन वाला टॉपिक आपके चैप्टर में से डिलीटेड है, बट वेरिएशन की इंपॉर्टेंस में क्या है कि वेरिएशन की मदद से एवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन क्या होता है? अरे भाई ये जो लॉन्ग पीरियड के अंदर बदलाव आए ना, जो कि चार्ल्स डार्विन भैया जी ने बोला था कि भाई पहले हम बंदर टाइप के थे फिर हम इंसान बन गए, ये पूरा एवोल्यूशन हुआ। ऐसे ही जितने भी एवोल्यूशन है ना वो किसकी मदद से हो रहे हैं? वेरिएशन की मदद से। अगर छोटे 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 चेंजेस नहीं होते तो क्या हम ये बन पाते? अरे आज भी हमारी पूंछ होती भाई, हमारे पास टेल है? नहीं है। क्यों नहीं है टेल हमारी? क्योंकि धीरे 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 वेरिएशन होते गए और टेल भी हट गई। ठीक है, तो उसका दूसरा पॉइंट क्या है? हेल्पिंग दी एवोल्यूशन। ये दो पॉइंट क्या है आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। क्या लिख रही है जनता? भैया आज की क्लास किसको दे दो? शोभित भैया को दे दो। क्यों दे दो भाई शोभित भैया को तुम्हारी क्लास है? काहे दे दू, कहा दे दू क्लास भाई? क्यों दो क्लास? बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया? क्या हुआ था कल? वाह यार, कुछ हो गया क्या? इस चैट पब्लिक नहीं भाई, चैट पब्लिक नहीं है। अच्छा चौथ भैया का आपने सीक्रेट रिवील कर दिया था, वो गुस्सा थे। हाँ कोई बात नहीं इतना तो कर रहा, उनका सिलेबस अभी बहुत सारा बचा है। बेटा देखो अपना तो सिलेबस एकदम सही पोजीशन पे चल रहा है। मैंने तुम्हें बोला है कि आपका 14 जनवरी के आसपास तक, क्योंकि अपना 45 डेज का कोर्स था तो 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और आपका अप्रोक्सिएशन में 14 जनवरी तक खत्म होना चाहिए। तो मैं तो आपको 14 जनवरी पे ही खत्म कराऊंगा, चाहे उसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़े। ठीक है, तो तैयार रहो, आ जाओ भाई। तो ये दो चीजें, वेरिएशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, आपको याद रखनी है दोनों की दोनों। ठीक है, चलो भाई, ऑल गुड ऑल गुड।
हाँ भाई जनता जी, क्या बोल रही है जनता? आ गया समझ में? वेरिएशन क्या होता है? चेंजेस। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। बहुत बढ़िया, यहां तक की पूरी कहानी समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, है ना भैया? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो है भैया हमारे वो एसेक्सुअल, एक है भैया हमारे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? अरे भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें एक पेरेंट ही रिप्रोड्यूस कर रहा है ना? कुछ ऑर्गेनिज्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जो कि ह्यूमंस की कैटेगरी में, जिसमें दो पेरेंट्स की नीड लगती है। अब यहां पर एक डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंस आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। पहला डिफरेंस देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लगता है? दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट लगती है, बट यहां पर तो भैया एक ही पेरेंट से काम चल जाता है। अब देखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्मेशन होता है, जबकि यहां पर नो गैमिट फॉर्मेशन है। अब तुम पूछ रहे होगे भैया क्या होता है गैमिट? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है क्या? जल्दी बताओ, किसी को मालूम है क्या? अच्छा, स्पेलिंग गलत लिख दी। किसी को मालूम है क्या? बताओ, किसी को मालूम है गैमेट क्या होता है? गैमेट होता है बेसिकली आपका सेक्स सेल। क्या है? सेक्स सेल। यानी ह्यूमंस के केस में सेक्स सेल होते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, है ना? आगे जाके हम पढ़ेंगे भी सेक्स सेल क्या होते हैं। स्पर्म सेल हम जिसको बोल रहे होते हैं, याद आ गया? फीमेल के अंदर ओवम होती है। तो ये जो होते हैं ना, जो सेक्स सेल होते हैं, उनको हम गैमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गैमीट। तो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट बनता है, बट भैया यहां पर नहीं बनता गैमीट वैमिट, नो गैमीट फॉर्मेशन। अगला है फर्टिलाइजेशन अकर्स, बट यहां पर नो फर्टिलाइजेशन अकर। अगला है यहां पर मियोसिस होता है। मियोसिस माइटोसिस बताओ कब पढ़ा था? बताओ कब पढ़ा था? बताओ कब पढ़ा था? मियोसिस माइटोसिस कब पढ़ा था? मियोसिस माइटोसिस बताओ कब पढ़ा था? नाइन्थ में पढ़ा था। और भैया नाइन्थ में तो यार हम पढ़ाई कर कहा रहे थे, हम तो मौज मस्ती कर रहे थे, है ना? हम तो रील चलाते थे, हम तो वो वाली रील देखते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। है ना? हम तो वो देखते थे भैया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बट याद रखना यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, यहाँ पर कोई मियोसिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट आ रहा है, एक फीमेल गैमेट आ रहा है, आपस में दोनों मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो यहां पर क्या होगा? यहां पर सेल डिवाइड करने लगेंगे। सेल डिवाइड कर, तो मतलब मियोसिस जो होता है वो अपने कहां पर होगा? इस जगह पर होगा, और यहां पर मियोसिस नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल गुड, ऑल गुड, सही है ना? चलो, मिमोसा समोसा विद पुदीना का चटनी। मिमोसा पुडी का। बेटा लिख के मत आ जाना तुम पेपर के अंदर, दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, चलो। अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया, बट एक चीज ना मेरी मिस हो गई। क्या? एक सवाल आया था पेपर के अंदर, और तुम नोट भी कर सकते हो। इज वेरिएशन ऑलवेज यूजफुल? इज वेरिएशन ऑलवेज यूजफुल? वेरिएशन बहुत जरूरी है, बट क्या हर बार वेरिएशन इंपॉर्टेंट है? तो मैं बोलूंगा नो, आंसर विल बी नो। वाई? क्योंकि यहां पर कहानी सुनो, कहानी सुनो। किसकी कहानी? मौत की कहानी सुनते हैं बेटा। आज हम सुनने वाले हैं मौत की कहानी। तो देखना बेटा, एक थी हमारी मौत बिचारी, ये देखना बेटा, एक थी हमारी मौत बिचारी। मौत होता है MOTH, मौत की मौत। कहानी का टाइटल नोवेल लिख दो इस पे, एक मौत की मौत। बेटा देखो, एक मौत हुआ करता था, एक इंसेक्ट। वो बेचारा जीवन में खुश था। उसका कलर ऐसा था ना कि वो पेड़ में छुप जाता था। पर जीवन में जब बुरा होना होता है तो भैया होता है, जैसे तुम्हारे साथ भी कभी कभार हो जाता है। तुम बोलते हो ना मेरी किस्मत खराब है, बट तुम्हारी किस्मत बेटा मौत से खराब तो नहीं होगी। देखो, मौत की क्या किस्मत थी? खुश था जीवन में, अच्छा खासा रंग था, बट हुआ क्या? वेरिएशंस की वजह से मौत का जो रंग था वो बदल गया। अब जैसे ही मौत का रंग बदला, तो पता है क्या हुआ? अब वो बेचारा पेड़ के अंदर छुप नहीं पाता था, कोई भी जानवर उसे दूर से देख लेता था और उसे खा जाता था। तो क्या सीखा हमने? कि भाई जीवन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मौत के साथ हुआ। मौत की मौत हो गई किसकी वजह से? ड्यू टू वेरिएशन। तो वेरिएशन कैन बी यूजफुल, कैन नॉट बी यूजफुल, दोनों हो सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि वेरिएशन विल बी यूजफुल, जरूरी नहीं है। अगर सवाल आता है तो ये एग्जाम्पल देके आना, ये मत लिख देना मौत की मौत। मौत एक इंसेक्ट है जिसका कलर बदल गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। RIP मौत। चलो भाई,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। चले अब शुरू करें। अब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स बेटा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप का होता है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ओहो, क्या याद करना है भैया? जिन जिन के डायग्राम बोलूं याद रखना, सबके एग्जाम्पल याद रखना, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी तरीके से रिप्रोड्यूस करता है वो याद होने चाहिए। अगर याद नहीं करोगे पेपर में डायरेक्टली एमसीक्यू में सवाल आता है, गलत करके आओगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल सारे के सारे हमें याद रहने चाहिए, वो नहीं भूलना। किन किन के एग्जाम्पल? चलो स्टार्ट करते हैं फिजन के साथ। फिजन क्या होता है बेटा? फिजन का मतलब होता है टूटना। जैसे तुम टूटे थे या उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, वैसे ही फिजन क्या है? फिजन का मतलब है बेटा टूटना। यानी ऑर्गेनिज्म जो है जब वो डिवाइड कर जाता है ना, दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर। अब कोई ये मत पूछना कि भैया एक होता है पेरेंट सेल, फिर भैया उनके जो बच्चे होते हैं उनको डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, भैया उनको सन सेल क्यों नहीं बोलते? हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ होता रहता है। ठीक है, बट इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है, वो अलग बात है। ठीक है, तो फिजन में क्या हुआ? फिजन में एक पेरेंट सेल जो है वो दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर टूट जाएगा। तो याद रखना, फिजन क्या होता है? पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल एंड ईच वन ऑफ देम ग्रो इनटू अ अडल्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये होता है आपका क्या? फिजन। ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी हम बात करेंगे, एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे। रुक जाओ यार, रुक जाओ तुम यार, तुम हाँ रुक। देखो अब भाई बात ऐसी है कि फिजन भी है दो प्रकार का। एक है आपका बाइनरी फिजन और एक है आपका क्या? एक है आपका मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है? वो फिजन जिसके अंदर एक पेरेंट सेल मात्र दो डॉटर सेल के अंदर टूटेगा। बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, तो बाइनरी फिजन क्या होता है? जिसके अंदर एक पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड कर जाता है। मान लो एक पेरेंट सेल है, वो डिवाइड कर जाएगा दो डॉटर सेल के अंदर, और उन दोनों का जो साइज होगा ना बेटा वो भी सेम होगा। क्या होगा? साइज सेम होगा। तो याद रखना, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू नियर बाय इक्वल साइज डॉटर सेल। ठीक है, क्या बात समझ में आई? ये प्रोसेस होता कैसे? पहले इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर क्या होता है? फिर यहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है ना? तो पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब यहां पर आपको जो एग्जाम्पल याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम और इग्लेना। अमीबा, पैरामीशियम, इग्लेना और लीशमानिया भी होता है, एक लीशमानिया भी होता है। अब पता है तुम्हें, बाइनरी फ्यूजन भी अलग अलग टाइप का है। ये क्या हो रहा है भैया? ये कहां आ गया भैया मैं? पहले आप बोल रहे हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतने टाइप का है, फिर आपने बोला फिजन होता है, फिर आपने बोला फिजन दो टाइप का होता है, बाइनरी मल्टीपल। अब आप कह रहे हो बाइनरी भी टाइप का होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है, सुनते जा। देख भाई, ये डायग्राम याद रखना बेटा। आप यहां पर देख सकते हो, ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ये ऑर्गेनिज्म है इग्लेना। देखो, ये है आपका इग्लेना, और इग्लेना पता है कैसे डिवाइड करता है? वो डिवाइड करता है ऐसे, बीच से ऐसे, इस जगह से। यानी वो कैसे मूव कर रहा है? वो मूव कर रहा है बेटा लॉन्गिट्यूडनली। कैसे मूव कर रहा है? वो मूव कर रहा है आपका लॉन्गिट्यूडनली। तो इग्लेना कौन सा परफॉर्म करता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे ऑर्गेनिज्म की, दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन है बताओ? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अभी दिखाया था बेटा। ये ऑर्गेनिज्म याद रखना, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। ये तीन तो याद होने चाहिए। यूग्लिना कैसे करता है? यूग्लिना करता है लॉन्गिट्यूडनल। पैरामीशियम कैसे करता है? पैरामीशियम ऐसे बीच से कट जाता है, बीच से कटने को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, याद है? अरे यार नाइन्थ, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। पैरामीशियम क्या है? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन करता है, बीच से कट जाता है। जबकि एक और बाइनरी फ्यूजन होता है जो कि है इररेगुलर, यानी कहीं से भी टूट जाओ, वो आपका अमीबा करता है। अमीबा बेचारा कहीं से भी ऐसे ऐसे टूट जाता है, डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, तो वो है आपका अमीबा। ठीक है, कितने टाइप के बताए मैंने? तीन। लॉन्गिट्यूडनल आपका कौन सा रहेगा? याद रखना, एग्जाम्पल एक लेना। आपका दूसरा है कौन सा? ट्रांसवर्स, वो कौन रहेगा? बोलो, पैरामीशियम। तीसरा है इररेगुलर जो कि आपका अमीबा। बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक सवाल जो कि बोर्ड में एक बार पूछा गया था, और उस पर स्टार मार्क कर लेना बेटा। एक ना डिसीज होता है, तुमने सुना है काला अजहर? किस किसने सुना है? ये पेन दिख रहा है क्या यहां पर? हाँ, काला अजहर किस किसने सुना है बताओ? काला अजहर किस किसने सुना है? सुना है, बहुत बढ़िया। काला अजहर एक डिसीज होता है, वो पता है किसकी मदद से होता है? वो होता है लीशमानिया की मदद से। अब पता है पेपर के अंदर सवाल क्या पूछा गया था घुमाने के लिए?
अ डिसीज कॉल्ड काला अजहर इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये बताओ कि वो जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो कौन से मेथड से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। घुमाकर पूछा। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए था काला अजहर कौन करता है, लीशमानिया, और लीशमानिया कौन सा करता है, बाइनरी फिजन। तो उसका आंसर होता बाइनरी फिजन। या फिर तुम्हें पूरा डिटेल में लिख के आना था, तो आपको पता है कि लीशमानिया जो है वो बाइनरी फिजन करता है। कौन से टाइप का बाइनरी फिजन करता है वो बताओ कौन सा है, क्या लगता है भाई। लीशमानिया बाइनरी फिजन करता है, याद रखेंगे लीशमानिया। लॉन्गिट्यूडनली करता है बाइनरी फिजन ना। पूछा गया था नहीं, बाइनरी फिजन ही लिखे आओगे उतना ही बहुत हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई डन, बहुत सही, आगे आ जाते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं मल्टीपल फिजन की तरफ। आओ फटाफट से मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जो है वो क्या है, जिसके अंदर भाई एक पेरेंट है और वो मल्टीपल डॉटर सेल के अंदर बेचारा टूट जा रहा है ना, तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन इज द प्रोसेस वेयर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी स्मॉल डॉटर सेल। इसका एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल होता है, और ये डायग्राम भी याद रखना, यह है प्लाज्मोडियम। क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या करता है, यह है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब यहां पर ना प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनने लगते हैं। देखो कितने सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, बन रहे नहीं बन रहे, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियर बन रहे, छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियर बन गए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, क्या मिलेंगी बेटा, फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई मैं तो टूट रहा हूं, मैं तो भैया टूट गया मैं तो भैया टूट गया। तो जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा और ये जो सारे छोटे छोटे डॉटर सेल हैं ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यानी प्लाज्मोडियम क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, अपने अंदर बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियर बना लेता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है क्या होता है, इसकी ये जो वॉल होती है ना, ये जो वॉल होती है, इस वॉल को वैसे सिस्ट बोलते हैं, सिस्ट। ठीक है, तो सिस्ट क्या करती है, फेवरेबल कंडीशन मिलते ही टूट जाती है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहां गया, हाँ, तो यहां पर लिखा भी हुआ है ना, एक एक बार रीड कर लेना बेटा नोट्स की स्लाइड वापस से, है ना, ताकि तुम्हें याद रहे। प्लाज्मोडियम क्या है ना, बहुत बढ़िया। फेवरेबल कंडीशन मिलते ही सिस्ट वॉल क्या हो जाती है, टूट जाती है। चलिए, तो बाइनरी और मल्टीपल फिजन के बीच के दो तीन आप याद रखना डिफरेंसेस, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत बार पूछे गया है ना। 3 नंबर पे आता है, 3 पॉइंट याद रखना। पहला क्या है, बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल बनती है, यहां पर मल्टीपल बनती है, मालूम ही है। बाइनरी फिजन नॉर्मल कंडीशन में होता है, बट ये जो है ये अनफेवरेबल बोल दूं या तो स्पेशल कंडीशंस में होता है ना, स्पेशल कंडीशन में, याद है ना, जब उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिली तभी जाकर हुआ, है ना। अगला क्या है, इसके अंदर बाइनरी फिजन के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है ना, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है कब, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद। पहले न्यूक्लियर डिवीजन है, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, बता ही चुका हूं। और यहां पर याद रखना, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स आफ्टर मल्टीपल न्यूक्लियस डिवीजन। यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, यहां पर तो 2 ही बनते थे, है ना, बट यहां पर तो बहुत सारे न्यूक्लियस बनते थे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इनमें से कोई भी याद कर सकते हो, फिर एग्जांपल लिख देना। क्या कर देना, एग्जांपल लिख देना, इसका प्लाज्मोडियम और इसका पैरामीशियम, अमीबा, इग्लिना, लीशमानिया, जो भी तुम्हें याद है, सारे याद रखना वैसे ना, सारे ही याद रखना, फायदे में रहोगे। ओके जी, ओके जी। नहीं बेटा, जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस है वो आपको यहां नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें क्रैश कोर्स में है। अगर मैं आपको 4 चीजें एक्स्ट्रा की बताने लग गया ना, तो हमारे कोर्स कराते कराते ना तुम्हारे बोर्ड का पेपर आ जाएगा। एक तो प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम्हें लॉजिकली ना अपने साइंस के पेपर की तैयारी पहले करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि तुम्हारा साइंस का पेपर सबसे पहले है, इंग्लिश के बाद साइंस का ही है ना। मैथ्स में तो बहुत छुट्टियां हैं, मैथ्स में तुम कर लोगे, साइंस में नहीं है छुट्टी। तो साइंस की तैयारी ढंग से करना, मैं फिर बता रहा हूं, साइंस के पेपर में ढंग से पढ़ाई करके जाना, थोड़ी सी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखो साइंस के अंदर। अगर नहीं कर पाओगे दिक्कतें हो जाएंगी लास्ट टाइम पे, समझो इस बात को, है ना, इस बात को भी समझो। क्या लिख रहे हैं बच्चे, भैया किसी और इंस्टीट्यूट के नीट के टीचर आ रहे हैं 10th को पढ़ाने,
ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। अच्छा, ओ मैं समझ गया तुम किस रेफरेंस में बोल रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो अपने लिए बहुत प्राउड की बात है ना, ये तो अपने लिए बहुत प्राउड की बात है कि कुछ अलग अलग, मतलब देखो सब अच्छा ही काम कर रहे हैं, बट अगर मैं लॉजिकली बोलूं, बहुत लोग हैं पढ़ाने के लिए, और आपने भी देखा होगा अलग अलग इंस्टीट्यूट ने, अलग अलग कंपनीज ने एक एक टीम बना रखी है पूरी की पूरी, और उस टीम के अंदर कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स, और उसके भी 10 10 15 15 टीचर रख रखे हैं। और नेक्स्ट टॉपर में आते हैं तीन भाई, तीनों तो भाई और वहीं पे गेम खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, बडिंग, बडिंग के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। अगला है अपना बडिंग। बडिंग क्या है देखेंगे। बडिंग के अंदर क्या होता है, डायग्राम से समझना, डायग्राम से याद करोगे ना तो चीजें बहुत इजीली याद हो जाएंगी। डायग्राम याद रखना हाइड्रा का, हाइड्रा का याद रखना, और एक और आपका ऑर्गेनिज्म होता है आपका क्या, यीस्ट जो होता है। इन दोनों के अंदर आप डायग्राम याद करना। बडिंग में क्या होता है, जैसे आप हाइड्रा देखना, ध्यान से देख लो, अरे यार बाद में हंस लेना तुम। देखो ध्यान से देखो, क्या है कि भाई हाइड्रा में एक बड बनता है। क्या बनता है बेटा, बड बनता है ना। एक पेरेंट हाइड्रा होता है, उसमें बड बनता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पहली बता रहा हूं। ठीक है, फिर वो बर्ड से क्या होता है, आपका हाइड्रा थोड़ा 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 बढ़ने लगता है, और बढ़ने लगता है, और कुछ टाइम बाद ये जो हाइड्रा होता है ये यहां से सेपरेट हो जाता है, और वो जो डॉटर आपको दिख रहा है ना, ये एक नए हाइड्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी एक बर्ड की वजह से एक पूरा का पूरा हाइड्रा बन गया, उसको हम बोलेंगे क्या, बडिंग। सेम विद द एग्जांपल ऑफ क्या, यीस्ट। यीस्ट में भी सेम यही होता है, एक बर्ड बनता है बेटा ऊपर। क्या बनता है, एक बर्ड बनता है। कहां पर बनता है बेटा एक बर्ड, आपके यीस्ट में एक बर्ड बनता है। और क्या होता है, वो जो बर्ड है वो कुछ टाइम बाद सेपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद सेपरेट हो जाता है, और वो क्या बना लेता है, वो भी एक डिफरेंट आपका ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो डायग्राम जो है ना बेटा, यहां पर कुछ कुछ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, प्लीज, है ना, इनका याद रखेंगे, इनका याद रखेंगे। ठीक है, चलो, और एग्जाम्पल तो याद रखनी है। अगला आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये भी बड़ा सिंपल है। फ्रेगमेंटेशन का पहले देखो कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है। फ्रेगमेंटेशन करता है स्पाइरोगायरा। कौन करता है, स्पाइरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, यानी मैच्योरिटी की स्टेज पे जाने के बाद बेचारा टूट जाता है, और टूट के डॉटर बना देता है, और डॉटर ही एक बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, स्पाइरोगायरा के साथ साथ हाइड्रा भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। हाइड्रा भी फ्रेगमेंटेशन करता है। एक बार सवाल पूछा गया था, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि बडिंग भी करता है और आपका फ्रेगमेंटेशन भी करता है। याद रखना, हाइड्रा, हाइड्रा दोनों करता है। दोगला है, दोगला, ठीक है ना। तो अब हम इसका भी एक बार देख लेते हैं डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखो जैसे ही फ्रेगमेंट्स बनते जाते हैं, और फ्रेगमेंट्स एक टाइम बाद बीच से टूट जाते हैं, और वो दो अलग अलग स्पाइरोगायरा बना लेता है। ये वाला डायग्राम मत प्रैक्टिस करना जो एनसीईआरटी का है। यहां पर एक बार एनसीईआरटी खोलना, और यहां पर मैं लिख देता हूं एनसीईआरटी से पढ़ो ये डायग्राम, ताकि बच्चे बाद में नोट्स खोलें तो ना याद रहे। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ लेना ये वाला डायग्राम, बहुत बढ़िया है ना। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी से पढ़ लेना। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, स्पाइरोगायरा एग्जांपल हमें याद रखना है। चलिए अगला आ जाता है रीजनरेट। ओए होए होए होए, ये क्या देख लिया भैया, ये क्या देख लिया। अभी देख सारी चैट में लड़कियां बोलने लगेंगी, छी 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 छी, ये क्या देख लिया भैया, मूड खराब कर दिया हमारा आपने, ये क्या दिखा दिया भाई, है छी 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 छी। हाँ ठीक है। तो रीजनरेशन क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर कोई भी पार्ट कट जाए ना, तो वो अपने पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। यानी प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन रीग्रो देयर लॉस्ट और डैमेज पार्ट। इन सम केसेस इट ऑल्सो अलाउज देम टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ बॉडी फ्रेगमेंट। ठीक है, तो भाई याद रखें, ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप रीजनरेट कर सकते हो अपने किसी भी बॉडी के पार्ट को, है ना। जैसे कि इसका एक एग्जांपल होता है लिजर्ड। लिजर्ड जो है अपने उसको ग्रो कर लेती है। बट याद रखना, इस वाले रीजनरेशन में आपको कभी भी अगर आपसे कोई भी पूछे ना, तो एग्जांपल में लिजर्ड कभी मत लिखना। क्यों मत लिखना, क्योंकि रीजनरेशन की अगर मैं तुम्हें एक्चुअल डेफिनेशन बताऊं तो पता क्या होता है। अगर किसी को मान लो छिपकली की पूंछ कट गई, लिजर्ड की पूंछ कट गई, अब जब ये पूंछ कटी ना, तो यहां से इस पूंछ से भी एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाए। इसकी एक पूंछ तो आई जाए, और ये जो पूंछ है इससे भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए।
अगर इससे भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया तब हम बोल सकते हैं इट इज रीजनरेशन। इमेजिन करो तुमने उसकी टेल काटी, दो हो गई क्या मस्त चीज हो जाएगी। ठीक है, तो भाई बेसिकली हमें जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है वो है प्लेनेरिया। याद रखना, प्लेनेरिया जो है आपका वो रीजनरेशन करता है। प्लेनेरिया को अगर आप नाइफ लेके काटोगे तो वापस से क्या करेगा, जैसे कि देख लो मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ये है, एक ये है, एक ये है। अब ये तीनों हिस्से में एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना देगा। इस हिस्से से एक ऑर्गेनिज्म, इस हिस्से से एक ऑर्गेनिज्म, तो 3 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। चमत्कार, जादू, जादू हो गया भैया। तो ऐसे जादू, डेडपूल, आए हाय, डेडपूल में होता था ना ऐसा। हाँ, डेडपूल में होता था। ये देखो क्रीपी क्या होता है, क्रीपी लिख रही है एक लड़की है। देखो छिपकली से इनको डर लगता है। वाओ, ये हो गया आपका रीजनरेशन, है ना। प्लेनेरिया एग्जांपल हमें याद रखना है। अब एक आखिरी टाइप का और बचा है जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। स्पोर फॉर्मेशन का सबसे पहले देखो क्या होता है, आपकी जो ब्रेड पे जो मोल्ड हो जाती है ना, जैसे ब्रेड पे देखा है अजीब सा कुछ हो जाता है ग्रीन ग्रीन कलर का, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना, राइजोपस। क्या होता है बेटा, राइजोपस। अब राइजोपस क्या करता है समझना, और यहां पर डायग्राम भी याद रखना। देखो क्या है राइजोपस, क्या करता है, राइजोपस का कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। और राइजोपस के पास क्या क्या चीजें हैं वो आप देखना। उसके पास यहां पर अपना क्या है, एक ये आप देख पा रहे हो, इसको बोलता है वो स्पोरेंजियोपोर्स। क्या बोलता है, स्पोरेंजियोपोर्स। और ये जो राउंड तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है आपके स्पोरेंजियम। क्या है बेटा, स्पोरेंजियम। और इन स्पोरेंजियम के अंदर छोटे 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 क्या है, स्पोर्स हैं, छोटे छोटे स्पोर्स हैं। अब ये जो स्पोर्स है ना, पता क्या होता है, हवा चलती है तो स्पोर्स जो है ना, यही स्पोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरी ब्रेड के ऊपर, और ये एक एक स्पोर नया राइजोपस बनाता है। यानी एक सिंपल स्पोर की वजह से एक नया राइजोपस उग जाता है, बन जाता है ना। तो इसको बोलते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन। जब एक छोटे स्पोर की वजह से एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर देता है तब हम उसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। कौन करता है, राइजोपस करता है। अच्छा यहां पर ना ये डायग्राम वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बनाना नहीं है, बट ये डायग्राम की लेबलिंग याद रखना कि जो रूट तुम्हें दिख रही हैं, इन रूट को हम बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, राइजोइड्स। ठीक है, ये रूट का नाम याद रखना राइजोइड्स का। इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोपोर्स और इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। ठीक है, बस आप इतना याद रखना। ये थोड़ी लेबलिंग याद करना क्योंकि पेपर में डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, बट क्या पता है डायग्राम आ जाए और तुम्हें बोला जाए लेबल करके बताओ, ऐसे सवाल आ सकते हैं घुमाकर। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये जो स्पोर फॉर्मेशन है इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसको तो भाई डबल स्टार मार्क कर लेना। क्या एडवांटेजेस है स्पोर फॉर्मेशन की, तो स्पोर फॉर्मेशन सबसे पहले एक तो फास्ट है, देख रहे हो स्पोर्स फैल रहे हैं और भैया प्लांट उग जा रहा है, प्लांट बोल रहा हूं, ऑर्गेनिज्म उग जा रहा है। कौन सा ऑर्गेनिज्म, राइजोपस। तो यानी एक तो बहुत रैपिड है, क्या है, बड़ा रैपिड है, बड़ा फास्ट है। अगला क्या है, वाइड डिस्पर्सल, यानी पता क्या है, एक तो जो पोर्स होते हैं बड़े हल्के होते हैं तो बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं, यानी बहुत दूर तक स्प्रेड कर सकते हैं। तो बहुत दूर तक हम क्या कर सकते हैं, अपने राइजोपस को उगा सकते हैं। अगला है क्या, आपका सर्वाइवल इन दी हार्श कंडीशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखना बेटा जो स्पोर्स होते हैं ना आपके, स्पोर्स, स्पोर्स क्या है, एक प्रकार के दाने। इन दानों के पास ना एक ऐसी पावर होती है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं, है ना। यानी याद रखना स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू द एक्सट्रीम हीट, कोल्ड एंड ड्रॉट। यानी चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कितनी सर्दी हो फर्क नहीं पड़ता, स्पोर्स क्या है, रेजिस्टेबल है, इनको दिक्कत नहीं आएगी, ये नहीं डरते किसी से, है ना। तो 3 पॉइंट याद रखना, एक तो स्पोर्स बड़े ताकतवर होते हैं, दूसरे बहुत दूर तक फैल सकते हैं, और तीसरे बड़ी जल्दी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन की एडवांटेजेस क्या है। डन है तो एक बार थम्स अप कर दो। बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई, अब हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, लीफ, लीफ है एक वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम, स्टेम है एक वेजिटेटिव पार्ट,
रूट्स। रूट्स क्या है? वेजिटेटिव। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से यानी रूट, स्टेम और लीव्स की मदद से हम जब एक नया पौधा उगा देंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कहां से सवाल आने वाला है, मैं डायरेक्टली वहां आता हूं, क्योंकि कोई ये नहीं पूछता कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जहां से आपका सवाल आने वाला है ना, वो क्या आएगा? वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, बट उससे पहले देखना कहां गया, उससे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी हम हमारी वो नहीं लगा रहे हैं, इनपुट नहीं लगा रहे हैं, हम अपनी मेहनत नहीं लगा रहे हैं, प्लांट्स खुद ही बढ़ जा रहे हैं, है ना। कैसे? एग्जांपल देता हूं, जैसे कि बाय अंडरग्राउंड स्टेम। बाय अंडरग्राउंड स्टेम यानी वो जो रूट होती है ना अंडरग्राउंड स्टेम, उसमें आपने देखा है, आपने कभी आलू लिया? आलू देखा है? आलू को रख दोगे तो थोड़े दिन बाद आलू से ही एक क्या उगाता है? एक प्लांट का डंडी सी उग जाती है, देखिए। हाँ, यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का वो एक एग्जांपल है। तो जो पोटैटो होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या है? पोटैटो है। उसके अलावा बाय रूट्स, आपने अगर स्वीट पोटैटो कभी खाए हो, स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है क्या? कि वो रूट से जनरेट कर सकते हैं, खुद से, वो भी खुद से, है ना। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? सिंपल सा है, जब प्लांट्स जो हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट से हम एक और प्लांट उगाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें पहला एग्जांपल है बाय द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। कौन उगता है आपका? बोलो। पोटैटो। पोटैटो को, अगर पोटैटो है वो अपने ऊपर वापस से ग्रोथ मार लेता है ना। अगला है बाय द रूट, एग्जांपल क्या है? स्वीट पोटैटो। और बाय लीव्स, लीव्स का एग्जांपल भी याद रखना, लीव्स का एग्जांपल है ब्रायोफिलम। आप बस ये एग्जांपल याद रखना, ब्रायोफिलम, ये इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? ब्रायोफिलम एक ऐसी पत्ती होती है, ये डायग्राम दिखाता हूं। ब्रायोफिलम पे पता क्या होता है? उसकी साइड में ही ऐसे पौधे उगने लग जाते हैं, यानी इसके पास एक एबिलिटी है कि ये पेड़ को लीफ पे उगा सकती है। तो जो ब्रायोफिलम होता है ना ये प्लांट, इसका नाम याद रखना। क्यों? क्योंकि ये भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। क्या बात समझ में आई? अगर ये समझ में आ गई तो जल्दी बता दो। आलू खाना है? आलू खाना है? क्या हो गया है तुम लोगों को? कहां से आए हो? काहे काहे जीवन में इतने क्यों परेशान रहते हो तुम? है भाई, इतने परेशान क्यों रहते हो? चल अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। आर्टिफिशियल क्या होता है? जिसमें हम ह्यूमंस इनपुट डालेंगे। उसका पहला पार्ट होता है कटिंग। कटिंग क्या होता है बेटा? देखो, एक बहुत अच्छी कहानी है जो कि मैं हर बच्चों को सुनाता हूं। कहानी इस प्रकार है कि मैं सभी लड़कियों से बात कर रहा हूं, है ना। लड़कों को साइड करो, सुनो तुम। अगर कोई भी लड़का आए और कल को तुम्हें गुलाब का फूल दे, क्या करे बेटा? गुलाब का फूल दे, तुम्हें क्या बोलना है? तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुम्हें बोलना है, देख भाई, ये रे तेरा गुलाब, ये जो गुलाब की डंडी है ना, मुझे तो ये दे दे। तुम्हें जाना है घर और उस डंडी को पेड़ में, अपनी मिट्टी में लगा देना है, और उसके बाद तुम एक पूरा का पूरा गुलाब का पेड़ यानी पौधा उगा सकते हो, है ना। तो थिंक स्मार्ट बेटा, तुम फिर बिजनेस बना देना, फूल होगा। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम को अगर हम वापस से डालें सॉइल के अंदर तो एक पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये ह्यूमंस करते भी हैं, है ना। क्या होता है? कटिंग की मदद से, यानी हम कभी कभार स्टेम को कट करते हैं, जैसे रोज की स्टेम को कट करते हैं, उससे हम एक पूरा का पूरा पेड़ उगा लेते हैं। ऐसे ही हम कुछ कुछ प्लांट्स में रूट को भी कट करते हैं। कौन से प्लांट्स है? रसबेरी, ब्लैकबेरी, इनके अंदर हम क्या करते हैं? रूट्स को कट करते हैं और उसको हम लगाते हैं, वापिस से एक पेड़ उग जाता है। तो ये होता है आपका क्या? कटिंग का प्रोसेस, है ना। अगला देखो, अगला क्या है आपका? लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। लेयरिंग क्या है बेटा? कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। एक पौधा उग रहा था मेरा, मैंने क्या करा? उस पौधे को मैंने घुमा के वापस से मिट्टी के अंदर डाल दिया। एक मान लो एक मेरा पौधा था, एक मेरा ऐसा पौधा था, ठीक है, ऐसा एक पौधा था। उसकी एक डाली को लिया और उस एक डाली को मिट्टी के अंदर मिला दिया, मिट्टी के अंदर, ठीक है। अब उस डाली से एक नया पौधा उग गया, उससे क्या हो गया? एक नया पौधा उग गया, और यहां से फिर मैं इसे काट दूंगा। तो क्या हुआ? मैंने एक ही प्लांट की मदद से दूसरा प्लांट क्या कर लिया? उगा लिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या? लेयरिंग, सॉरी, ग्राफ्टिंग बोल रहा हूं, लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? अ स्टेम इज बेंट टू द ग्राउंड covered with a soil and allowed to form a root while still attached to the parent plant. Once rooted, it is separated to grow independently.
जो मैंने आपको बताया वही बस लिखा है। अगला देखो, अगला है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टार मार्क कर लो। ग्राफ्टिंग पे क्या होता है, मान लो मुझे खाना था आम, पर भाई मेरे घर में थे किसके पेड़, मेरे घर में थे भाई एप्पल के पेड़। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला यार मम्मी को, मम्मी यार एप्पल का पेड़ ना मैं काट दूंगा। मम्मी नाराज हुई, पर मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, मैंने कहा नहीं नहीं मैं आपको देखो आज आम खिलाऊंगा। कैसे खिलाऊंगा, देखो एक, ये किसका ट्री है, ये ट्री है एप्पल का, ठीक है। मैंने इसको ऐसे काट दिया, बीच से ऐसे काट दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, कहीं और मैं गया और कहीं और से मैं मैंगो ट्री की स्टेम लिया आया। क्या लिया है बेटा, स्टेम लिया आया, है ना, स्टेम लिया है। और मैंने क्या करा, इसको तो मैंने काट दिया था। अब ये जो मैंगो ट्री की स्टेम थी ना, ये इस जगह पे लगा दी। यानी यानी मेरी जो रूट थी ना, रूट तो मेरी एप्पल की थी, है ना। और मैंने ऊपर क्या लगा दिया, ऊपर मैंने लगा दिया मैंगो। ऊपर क्या लगा दिया मैंने, मैंगो। अब खाऊंगा मैं मैंगो, है ना। तो इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स को जोड़ देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रोसेस, अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, हाँ, उस प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं ग्राफ्टिंग। याद रखना, द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कट एंड फिटेड ऑन दी अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट एंड कवर्ड विद अ ग्राफ्टिंग वैक्स, है ना। ग्राफ्टिंग वैक्स लगा देते हैं, बीच में से बांध देते हैं। अब यहां पर दो चीजें तुम्हें समझनी चाहिए, कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉक। और जो ऊपर वाला होता है उसको हम स्कियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्कियोन। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। बोल दो ना जरा, दिल में है क्या छुपा। क्या बात है बेटा, गाना तो मैं गा दूं, बस मैं गाना अच्छा तो गाऊं, है ना। बॉलीवुड वालों के फोन आते उठाता नहीं ना मैं, उठाया नहीं बस बेटा मैंने। उठा लेता तो फिर तुम्हारा क्या होता, सोचो। बोर्ड का पेपर भी तो लीक नहीं कि उठा लेता तो फिर तुम्हारा क्या होता। ठीक है चलो, है ना। चलो अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तुम अभी तक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो समझ गए होगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एडवांटेजेस पे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा है। अच्छा आज ना मैं कमेंट देख रहा था, और उस कमेंट के अंदर क्या हुआ, उस कमेंट के अंदर देखना बेटा, एक बच्चे ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एडवांटेजेस याद करने की एक बड़ी अच्छी ट्रिक बनाई। मैं उसको लिखा, मैंने कई फोटो ली थी उस कमेंट की, कहां गई, एक मिनट दो। हाँ देखो, क्या एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था, मेरी कोई वीडियो थी उस पर कमेंट कर रखा था कि अगर हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एडवांटेजेस लिखनी है ना, तो उसकी ट्रिक है स्क्विड। आजकल वो स्क्विड गेम चल रहा है ना, स्क्विड गेम, है ना। बस हमें गेम की जगह डॉग लगा देना है स्क्विड डॉग। और देखो वॉवल्स को हटा दो। वॉवल्स क्या है, A E I O U, है ना। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, है ना, इसको हटा दो, क्या बचा, SQDDG, है ना, SQDDG। यही है अपने 5 एडवांटेजेस। पहला क्या है, एस से मतलब सर्वाइवल रेट, बोलो भाई, सर्वाइवल रेट, है ना। सर्वाइवल रेट जो होती है प्लांट्स की वो बहुत ज्यादा हो जाती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। दूसरा क्या है, क्यू यानी क्विक, क्यू यानी क्विक, यानी जो प्लांट हम उगा लेते हैं ना बेटा, वो बहुत जल्दी उगा लेते हैं, है ना मास्टर। क्विक एंड चीप भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, चीप भी लिख सकते हो, हाँ बेटा बिल्कुल, है ना। उसके अलावा डी से मतलब है डिसीज फ्री, डिसीज फ्री, है ना। क्या है ये, डिसीज फ्री होता है, यानी कोई भी डिसीज नहीं होता ना भाई, इसके अंदर कोई भी डिसीज नहीं होता, क्योंकि हम प्लांट किससे उगा रहे हैं, एक पेरेंट प्लांट था, मान लो उसकी डंडी हमने अंदर डाली और उससे एक नया प्लांट उग गया, तो क्या है, अपन डिसीज फ्री प्लांट उगा रहे हैं। उसके अगले डी का मतलब है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ना, किसका, आम के पेड़ का, एप्पल के पेड़ का। तो मुझे जो उगाना था डिजायरेबल, जो मेरी जो डिजायर थी उसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, उगा सकता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और लास्ट जी का मतलब है आपका जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्या ये 5 पॉइंट अब हमें याद रहेंगे स्क्विड डॉग की मदद से स्क्विड डॉग, बताओ भाई, स्क्विड गेम का स्क्विड डॉग कर दिया, चलो, है ना।
हाँ जी, क्या हमें याद रहेगा? क्या हमें ये पांचों पॉइंट अब याद रहेंगे इस हिसाब से कि 5 चीजें हैं, 5 एडवांटेजेस होती हैं और वो पांचों एडवांटेजेस आपको इस मंत्रा से आपको याद करनी पड़ेंगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना? तो बहुत बढ़िया। तो क्या है, स्क्विड डॉग में से आपको बस वॉवल्स हटा देना है। ए आई ओ यू वॉवल्स होते हैं, तो हमने क्या करा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। क्या बचा? एस क्यू डी डी जी। एस मतलब सर्वाइवल रेट, क्यू यानी क्विक होता है प्रोसेस और सस्ता भी होता है, डी यानी डिजीज फ्री, दूसरे डी यानी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जी यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल, सेम होते हैं जेनेटिकली, है ना बस? चलो भाई, इसको यूज कर लेना। तो एडवांटेजेस पे बार बार सवाल पूछा गया है, आई होप आप इसे याद करोगे। ठीक है, अब अगला आ जाता है अपन, अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसके ऊपर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। बट उससे पहले टिश्यू कल्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर आपके वैसे आउट ऑफ द सिलेबस है, बट टिश्यू कल्चर कुछ नहीं होता, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लेबोरेटरी के अंदर, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट का टिश्यू लेते हैं, प्लांट के सेल लेते हैं और उन सेल की मदद से हम प्लांट्स को बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट्स ग्रो करने लग जाते हैं तब हम उसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो द टेक्निक of growing plant cell or tissues in a controlled environment on a nutrient medium to produce a new plant, है ना? जब भी हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर अपना एक प्लांट उगा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर उगा रहे हैं, उनके अंदर हम हार्मोन्स भी दे रहे हैं, हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं, हार्मोन्स भी दे रहे हैं, तब हम बोलते हैं उसे टिश्यू कल्चर। ठीक है, डन है बेटा? ऑल गुड, ऑल गुड। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्ट की तरफ। फटाफट से आ जाओ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्ट को करो। ठीक है, अब यहां पर ना आपको कुछ स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं, चाहे हम ह्यूमंस की बात करें चाहे हम प्लांट्स की बात करें। आज हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कल हम ह्यूमंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर तुम मुस्कुरा रहे हो, जितना मुस्कुराओगे उतनी ही चप्पल तुम्हें पड़ सकती है बेटा, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, हाँ मुझे दिख रहा है आज अटेंडेंस कितनी है, दिख रहा है मेरे को, है ना? मुझे दिख रहा है। तुम लोग हो तो तुम बहुत गंदे यार, गलत लोग हो तुम, हो तो तुम बहुत गलत लोग यार, है ना? ठीक है, देखो भाई, अब एक प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक प्रोसेस याद करना। क्या होता है, यहां से आता है सेक्स सेल, यहां से आता है मेल सेक्स सेल, है ना? और इसको हम बोलेंगे फीमेल सेक्स सेल, या फिर हम बोल सकते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब वो आपस में मिलता है ना, तो पता क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे और दोनों आपस में आकर फ्यूज कर जाएंगे, मिल जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा? जैसी फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद बनता है जाइगोट। क्या बनता है बेटा? जाइगोट, है ना? जाइगोट आपका बन रहा होता है। ठीक है, और जाइगोट के बाद वो जो जाइगोट है ना, वो जाइगोट कुछ समय बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो। यानी हमें ये टेबल याद करनी है कि भाई यहां से आया मेल सेक्स सेल, यहां से आया फीमेल सेक्स सेल, दोनों आपस में मिले, जब हम मिलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। मतलब ह्यूमंस के केस में एक फीटस नाम की और चीज होती है, उसको हम आगे पढ़ लेंगे जब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट नॉर्मली आपको यही याद करना है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो। क्या याद रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हैं? फीटस में? अरे फीटस ह्यूमंस में होता है, बता तो रहा हूं। ठीक है, ओके। प्राशु, प्राशु क्या तुमने निकनेम रख दिया मेरा? अरे मेरे को ही नहीं बता रहे हो तुम, मेरा निकनेम रख लिया है। ये कब हुआ? ये कब हुआ? ओके प्राशु कौन लिखा था ये बेटा? सर भी नहीं लगाया आगे, तेरे को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं। प्राशु कौन लिखा है यार? ये निकनेम, तुम मेरे निकनेम रख दे रहे हो और मुझे भी नहीं बता रहे हो। बताओ तो कम से कम रख रहे हो तो। ठीक है, चलो आओ। देखो बेटा, अब क्या है यहां पर समझने वाली चीज है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या स्टेप होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ईदर इनसाइड और आउटसाइड दी, और क्या है? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो। ठीक है, अब यहां पर देखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस क्या होती हैं। वाई वी प्रेफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एडवांटेजेस क्या है?
क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक तो वेरिएशन ज्यादा होते हैं, जब बदलाव ज्यादा होते हैं ना बेटा, बदलाव, तो बदलाव जब होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे बोलो बोलो बोलो, बदलाव से वेरिएशन होंगे तो एवोल्यूशन में मदद करेगा और इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर पाएंगे। यानी वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड अमंग दी प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या होता है? प्रोजेनी होता है नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अगला, सच पॉपुलेशन आर एबल टू अडेप्ट वेल टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैं बता चुका हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेज क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वेरिएशन ज्यादा आते हैं, वेरिएशन ज्यादा आएंगे तो अडेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, है ना, हम नेचर के हिसाब से अडेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, इतना हम समझ चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से प्लांट के बारे में पढ़ना। पढ़ा जाए भाई प्लांट के बारे में, बताओ भाई क्या बोलती जनता, क्या बोलती जनता, पढ़ दें? चलो आ जाओ। देखो भाई, यहां पर आ गया है एक डायग्राम, और ये डायग्राम बेटा उतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए समझ गए हो गया, अब तो तुम मालूम है। ठीक है, हाँ, तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, और इसमें से सवाल आने की चांसेस 102.2222% मतलब 100 से भी ज्यादा प्रतिशत है, इतना इंपॉर्टेंट है। और फिर भी तू छोड़ के गया तो तू पता क्या करेगा, तू खुद ही के ही पैर पे नहीं, खुद ही की पीठ पे कुल्हाड़ी मार रहा है तू, तो ऐसा मत करना भाई, है ना, इसको जरूर पढ़ लेना। देखो इस डायग्राम को पहले समझते हैं एक एक करके, बड़ा सिंपल है ना। देखो ये है आपका क्या, ये है आपका फ्लावर। फ्लावर जो होता है प्लांट्स के अंदर, फ्लावर ही होता है जहां से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब देखो ये जो आप नीचे देख पा रहे हो ग्रीन कलर का, ये होते हैं आपके क्या, बोलो भाई किसी को मालूम है? ये होते हैं आपके सेपल्स, यहां पर लिखा भी हुआ है। सेपल्स का क्या काम होता है? जब आपका जो फ्लावर है वो खिलता नहीं है ना, जब वो बर्ड होता है, बर्ड, आपने देखा होगा बर्ड इस प्रकार से कुछ दिखती है, तो उस बर्ड को कवरिंग कौन देता है? उसको कवरिंग कौन देता है? सेपल्स। सेपल्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं एट दी बडिंग स्टेज, जब वो बर्ड होता है तब उसको प्रोटेक्ट करता है सेपल। ठीक है, ये जो आप पिंक कलर का देख पा रहे हो, ये है आपके पेटल्स। पेटल्स क्या करते हैं? पेटल्स का मेन काम है, एक तो कलरफुल होते हैं, तो ये अट्रैक्ट करते हैं, किनको अट्रैक्ट करते हैं? कुछ ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, बट अट्रैक्ट करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इसी वजह से तो तुम गुलाब का फूल देते हो, है ना, ले जी गुलाब का फूल, और उसके बाद तुम थप्पड़ भी तो खाते हो, वो बात भी है, क्या कोई बात नहीं, है ना, थप्पड़ तो खाते रहते हैं बेटा। चलो देखो, अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है। क्या बोल रहा हूं मैं, मेल पार्ट कौन सा है और आपको समझना है फीमेल पार्ट कौन सा है। ठीक है, पहले मेल पार्ट देख लेते हैं। मेल पार्ट आप देखो, ये जो आप डंडी सी देख पा रहे हो ना, ये यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, ये जो आप देख पा रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा? फिलामेंट। और ये जो इसके ऊपर देख पा रहे हो ना, ये होते हैं आपके एंथर। और एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है प्लांट्स के केस में, और उसका नाम होता है स्टेमन। क्या होता है बेटा? स्टेमन। स्टेमन इसका नाम होता है, STAMEN, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन कैसे याद करोगे? इसके नाम में ही मेन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? मेन आ रहा है, MEN आ रहा है, तो MEN आ रहा है मेन, यानी ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, हमें पता है क्या है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं फीमेल पार्ट क्या है। फीमेल पार्ट देखो, ये जो आप ऊपर देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और इसके नाम में ही स्टिग्मा है। स्टिग्मा पता है? स्टिग्मा, स्टिग्मा से कुछ मिलता जुलता क्या है? सिग्मा? अरे नहीं भैया, सिग्मा की बात नहीं करा सिग्मा तो मैं हूं ना बेटा, है, तुम फोकट में मुझे वो क्या बनाते हो, क्या कहते हो तुम, पूकी पूकी क्या बोलते हो, हाँ वो बनाते हो, सिग्मा तो मैं हूं, है ना, सिग्मा चश्मा, सिग्मा वाला चश्मा का है मेरा, हाँ ठीक है। तो स्टिग्मा से मिलता जुलता है स्टिकी, यानी ये जो स्टिग्मा होता है ना, इसके ऊपर कुछ सब्सटेंस होता है ऐसे करके यहां पर, जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। कैसा होता है बेटा? स्टिकी, यानी कोई भी आएगा ना तो अपनी तरफ चिपका लेगा ये। ठीक है, अब देखो नीचे जो ट्यूब दिख रही है, ये जो ट्यूब दिख रही है ना बेटा, इस ट्यूब को हम बोलते हैं क्या? स्टाइल, है ना बेटा, वो वाला स्टाइल नहीं बेटा अपन, ये है अपना नॉर्मल स्टाइल। और ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है, इस राउंड पार्ट को बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर जो पार्ट होता है, वो पार्ट जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। फीमेल गैमेट यानी फीमेल सेक्स सेल, वो क्या है? वो है आपका ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। ठीक है, अब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के बनती है पिस्टल वो वाली पिस्टल नहीं बेटा जो कि तुम यूपी बिहार में चला रहे हो, हैं? चला रहे हो, अब भी चला रहे हो, क्या पता चला पिस्टल चला रहे हो, नहीं चला रहे ना, मत चलाना भाई, है ना। कुछ लोग होंगे जो सही में चलाते होंगे, हमें मजाक लग रहा है ना, बाकी लोग रिलेट नहीं कर पाते। मैं तो गया हूं, मुझे तो पता है बेटा, मैं तो गया हूं, मुझे पता है, बाकी लोग रिलेट नहीं कर पाते, बट मैं रिलेट कर रहा हूं।
ठीक है। तो पिस्टल, पिस्टल क्या है? पिस्टल बेसिकली फीमेल पार्ट जो होता है प्लांट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पिस्टल। ठीक है। तो पिस्टल किस क्या बनाता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बना रहा होता है। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के पास क्या है? फीमेल गैमेट है भैया। क्या है? फीमेल गैमेट है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एकदम समझ आ गया, ये डायग्राम समझ आ गया। अब देखना यहां पर होगा क्या, देखना ये जो है ना, अब देखना इस डायग्राम को हटा दूं, मिटा दूं क्या बेटा? तुम्हें वैसे भी नोट क्या करना है तो हो ही रखा है। देखो अब यहां पर देखना, ये जो है ना, क्या है ये? इसका नाम है एंथर। एंथर के पास होते हैं पोलन ग्रेन। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ऐसे छोटे छोटे से दाने होते हैं, और इन पोलन ग्रेन के पास होता है मेल गैमेट। मेल गैमेट यानी मेन सेक्स सेल। अब ये पोलन ग्रेन उड़ जाते हैं हवा की मदद से। हवा की मदद से कभी कभार कुछ इंसेक्ट आते हैं। भैया इंसेक्ट कैसे आते हैं? इंसेक्ट मैंने अभी बताया ना, फूल का जो रंग है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट आते हैं और उन पोलन ग्रेन को यहां से यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। और यहां पर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर होता है स्टिकी सब्सटेंस, तो पोलन ग्रेन यहां पर आकर चिपक जाते हैं। चिपक गए, अब क्या होगा? ये पोलन ग्रेन ना अपनी एक ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक ट्यूब बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। और वो पोलन ट्यूब जाती है जाती है जाती है जाती है, कहां जाकर मिलती है? वो जाकर मिलती है आपकी ओवरी के अंदर, ओव्यूल के पास। यानी मेल गैमेट तो यहां से गया और कहां गया? अंदर। मेल गैमेट तो अंदर पहुंच गया, मेल गैमेट अंदर पहुंच गया, फीमेल गैमेट ऑलरेडी था। मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में हुआ तो क्या हो गया? फ्यूजन को क्या बोलेंगे? यहां पर क्या हो गया? बोलो भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया। मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब भी मिलेगा क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? बोलो भाई, क्या बनेगा? यहां पर बनता है आपका, मैंने बताया था यार, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और फाइनली ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो आप ओव्यूल ओवरी देख रहे हो, ये ओवरी पता क्या बन जाएगी? ये ओवरी बन जाएगी फ्रूट। क्या बन जाएगी? फ्रूट। और ये जो अंदर तुम देख रहे हो ना, ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल बनेगा सीड। क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा आपका सीड। क्या ये कहानी समझ आई पूरी? अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताऊंगा। अभी बस आप कहानी सुनो और कहानी समझो। कहानी क्या हमें समझ आइए? अगर थम्स अप कर दो। कहानी समझ गए हो ना बेटा? बहुत बढ़िया, क्या बात है, समझ गए एक ही बार में, समझ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब हम टर्म्स के साथ साथ चीजों को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पार्ट्स की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता होगी, मैंने बता भी दी है। क्या क्या है? स्टेमन। स्टेमन क्या होता है बेटा? स्टेमन होता है, मैन आ रहा है तो ये होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किससे बनता है? एंथर और फिलामेंट से बनता है। पिस्टल क्या होता है बेटा? पिस्टल होता है बेसिकली आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किससे बनता है? आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बनता है। अगला है सेपल। सेपल क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है जब एक बर्ड स्टेज पे होता है। पेटल, पेटल क्या करता है? ब्राइटली कलर्ड होते हैं और अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला है एंथर। एंथर क्या करता है? मैंने बता दिया, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। फिलामेंट क्या करता है? फिलामेंट एंथर को सपोर्ट देता है ना, एक सपोर्ट देता है डंडी की तरह। अगला है स्टाइल। स्टाइल क्या करता है? स्टाइल एक ट्यूब है, जिस ट्यूब में पोलन ग्रेन एक अपनी ट्यूब बनाता है। ध्यान है ना, स्टाइल के अंदर ही तो एक ट्यूब बनाता है पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब नाम से, ठीक है। अगला है ओवरी। ओवरी तो आपको पता ही है, इसके अंदर ओव्यूल होता है जो कि एक फीमेल गैमेट है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर आप देखो, प्लांट्स बेसिकली होते हैं बेटा दो टाइप के, एक है बाइसेक्सुअल और एक क्या है? एक है आपका यूनिसेक्सुअल। बेसिकली आपके जो प्लांट्स हैं वो क्या है? वो आपके दो टाइप के हो रहे हैं, बाइसेक्सुअल और क्या? आपके यूनिसेक्सुअल। आजकल तो ह्यूमंस भी हो गए हैं, बट कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है? बेसिकली बाइसेक्सुअल जो होते हैं वो फ्लावर्स वो होते हैं जिनके पास मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ होता है, ठीक है। मेल पार्ट कौन सा होता है? मेल पार्ट होता है स्टेमन और फीमेल पार्ट होता है पिस्टल। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में भी समझाया बेटा। क्या था एग्जांपल? एक आपका फ्लावर था, उसके अंदर स्टेमन भी था, पिस्टल भी थी, दोनों थे, तो वो क्या था? वो था आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। उसके अलावा यूनिसेक्सुअल क्या है? जिसके पास एक ही है, या तो उसके पास स्टेमन है या तो उसके पास पिस्टल है। ओके जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सही 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 सही। अरे नहीं भाई यार, मैं रेसिज्म नहीं कर रहा था भाई यार, तुम क्या गलत लोग हो, मैं इसलिए नहीं बोलता कुछ भी, तुम बहुत गलत लोग हो यार, मैं रेसिज्म नहीं कर रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल होते हैं पपाया
और यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है आपका हिबिस्कस। हिबिस्कस जो होता है वो क्या है आपका, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला बढ़ते हैं। अब देखो पॉलिनेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया वो जो पॉलन ग्रेन था वो कहां से आया, वो आया आपका वो मेल पार्ट से ऊपर से, और वो आया कहां पर, स्टिग्मा तक। तो वो जो प्रोसेस है ना, क्या प्रोसेस, जो आपका जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से कहां तक गया, वो गया आपके स्टिग्मा तक। कहां तक गया, स्टिग्मा तक। एंथर से स्टिग्मा तक का जो मूवमेंट है ना किसका, पॉलन ग्रेन का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन। अच्छा, जो पिस्टल थी, पिस्टल क्या थी, फीमेल, अरे वो वाली पिस्टल नहीं, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। तो पिस्टल का एक और नाम होता है जो कि होता है कार्पल। तो कार्पल कहीं पर आ जाए ना पेपर के अंदर तो कंफ्यूज मत होना, कार्पल भी उसी का नाम होता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। किसकी मदद से होता है, कुछ एजेंट होते हैं। एजेंट क्या भैया, वो LIC एजेंट, हेलो जी आपको पॉलिसी लेनी है कि जी नहीं जी हमें नहीं लेनी, वो वाले एजेंट नहीं। यहां पर दो टाइप के एजेंट होते हैं, एक होता है अबायोटिक, एक होता है बायोटिक। अबायोटिक यानी कौन से एजेंट हो गए, बोलो 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 जल्दी बोलो। ये वो एजेंट्स हैं जो कि जिंदा नहीं होते, जैसे कि विंड, वाटर, ये सब। बायोटिक एजेंट जो कि जिंदा है, जैसे बर्ड, इंसेक्ट्स, वो सब। तो क्या होता है, कभी कभार हवा से उड़ के चला जाता है, कभी कभार बर्ड, इंसेक्ट आती है, इन सब की मदद से उड़ के चला जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और वो चीज जो कि यहां से पॉलन ग्रेन को ले जाकर स्टिग्मा तक लेके जा रही है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेटर। क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए चलिए भाई, अब एक चीज देखना बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, नाम से समझ आ रहा है बेटा क्या है सेल्फ पॉलिनेशन, जहां पर द pollen grain from the flower are carried to the stigma of the same flower। यानी भाई उसी फ्लावर, उसी एक फ्लावर था, उसी के ही एंथर से निकला और उसी के ही स्टिग्मा में चला गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, जहां पर किसी और के स्टिग्मा से निकला, मतलब किसी और के एंथर से निकला और किसी और के कहां गया, स्टिग्मा तक गया, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखना, ये जो होते हैं ना, ये जो प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, इनको वैसे ना पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं होती मेनली। क्यों, क्योंकि भाई इनका यहां पर क्या है, एंथर है, और यहीं पर ही स्टिग्मा है, आपस में है, पास पास में, तो वो तो वैसे ही चला जाता है। तो इनको मेनली पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बट इनको पड़ती है क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में इनको जरूरत पड़ती है। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन कौन से टाइप के फ्लावर्स में हो सकता है बताओ, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल, ऑब्वियस सी बात है, किसके अंदर, बाइसेक्सुअल के अंदर, है ना। और ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन, ये बाइसेक्सुअल में भी होता है और कभी कभार एसेक्सुअल में भी होता है, दोनों में होता है। एसेक्सुअल क्या बोल रहा हूं, अरे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो ये यूनिसेक्सुअल में भी होता है ना, यूनि में भी होता है, दोनों में होता है। डन। अच्छा, इनमें से ज्यादा प्रेफरेबल कौन होगा, मैं बताऊं, क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों, क्योंकि भाई दो अलग अलग क्या आएंगे, जेनेटिक मटेरियल आएंगे क्रॉस पॉलिनेशन में, वेरिएशन आएगा, और जब जब वेरिएशन आता है तो एडेप्टिबिलिटी बढ़ती है। तो याद रखना, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो थोड़ा सा लेस प्रेफरेबल होता है, बट ये जो है ये थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेबल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएशन इंक्रीज होते हैं। डन डन। चलो, अगला है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको समझा चुका हूं। अब ये वाला जो डायग्राम है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे भी स्टार मार्क कर लो, ये भी पूछा जा सकता है, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो भाई, ये फर्टिलाइजेशन बता रहा है कि पॉलन ग्रेन आ गया यहां पर, कहां पर आया, स्टिग्मा में। फिर पॉलन ग्रेन एक ट्यूब बनाएगा और उस ट्यूब को हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब। वो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को अंदर भेजेगी, कहां पर, ओवरी के अंदर, ओव्यूल पे। आपस में दोनों मिलेंगे और क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यहां पर सारी चीजें लिखी भी हुई हैं। ठीक है, इनको एक बार रीड जरूर करना, रीड जरूर करना। क्या होता है ना, देखो बेटा, हमें ना चीजें उतनी रटनी नहीं होती, अगर हम डायग्राम से समझ गए ना तो हम खुद की भाषा में बना कर आएंगे। क्योंकि पेपर के अंदर तुम कितना याद कर लोगे भाई, बायोलॉजी के अंदर मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि तुम खुद की अपनी ना बुक वाली डेफिनेशन मत लिखो, क्योंकि आजकल बोर्ड वाले टीचर भी ना परेशान हो चुके हैं बुक वाली डेफिनेशन से। तुम थोड़ी सी चीजों को बदल के लिखो ना, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखो। मैं बता रहा हूं अच्छे नंबर आएंगे, खुद की लैंग्वेज में लिखो। कॉन्सेप्ट समझ गए तो रटने की जरूरत नहीं है, फिर खुद से लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलो, यहां तक समझ आ गया। अब बढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की तरफ।
एक मिनट। हाँ भाई, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। अब देखना बेटा, मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये सवाल पूछा गया था बेटा, बहुत सारे प्री बोर्ड में आए हैं सवाल कि, और बच्चे इसको मिस करके गए हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। तो पहली चीज तो जितने भी पेटल सेपल होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। पेटल और सेपल क्या गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। स्टेमन भी गिर जाता है, स्टाइल भी गिर जाता है, स्टिग्मा भी गिर जाता है, सब क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, है ना। बचता क्या है, याद रखना किसका डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। किसका डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। यानी बेसिकली इसका कहने का यह मतलब है कि जो ओव्यूल होता है वो तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी होता है वो आपका फ्रूट, इसमें फ्रूट में है, फ्रूट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। यानी ओव्यूल आपका सीड में, ओवरी आपका फ्रूट में। ओके जी, बोलो 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 बोलो, क्या कहती है जनता। अच्छा, तुम लोगों ने आज न्यू ईयर कैसे बनाया अपना, वो तो बताओ मुझे। न्यू ईयर व्यूअर कैसे बनाया तुमने, है न्यू ईयर व्यूअर कैसे बनाया। चलो अब खत्म ही होने वाला है, फिर बात करते हैं। देखो, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। बेसिकली बहुत सिंपल है। पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन आ रहा है कहां से, बोलो, एंथर से स्टिग्मा तक। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिल जा रहा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये पॉलिनेशन जो है कुछ एजेंट्स की मदद से हो रहा है, जैसे विंड, एयर वगैरह वगैरह। जबकि जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये एक ग्रोथ की वजह से होता है। ये ग्रोथ है, कैसे, पोलन ग्रेन आया वो एक ट्यूब बनाता है बेटा। देखो इमेजिन क्या करो, डायग्राम इमेजिन करो, एक ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब, है ना। तो एक डिफरेंट टाइप की ग्रोथ है, यहां पर कोई एजेंट नहीं लगता। अगला, इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, यानी पॉलिनेशन की वजह से ही फर्टिलाइजेशन होता है ना। जबकि इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सीड बनता है और फ्रूट बनता है, जबकि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं। और याद रखना, इट इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी ये बाहर वाला प्रोसेस है, एक चीज आएगी इधर, और ये है इंटरनल प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन तो पूरा इंटरनल प्रोसेस है ना। मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिले, जाइगोट बनाया, जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया, वो सब एक इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। डन। अगर डन है तो एक बार थम्स अप करके बता दो। लास्ट टॉपिक आज का तुम्हारा वो है सीड के बारे में। देखना बेटा, सीड के बारे में अब ध्यान से समझ लो। अब हमें ना कुछ सीड के पार्ट के बारे में पढ़ना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सुन लो, क्योंकि सिलेबस में पढ़ना तो पड़ेगा अगर आ गया तो। सीड जो होती है ना आपकी, एक बीज, जो बीज होता है, बीज किससे बना है, ओव्यूल से बीज बना है, आपका सीड बना है। सीड के ना कुछ पार्ट होते हैं, बेसिकली सीड के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका सीड कोट, एक होता है कॉटिलेडन, और एक होता है एम्ब्रियो। देखो सीड कोट, कोट नाम से आ रहा है कि कुछ सिक्योरिटी टाइप का देता होगा, वही काम करता है। तो जो बीज होता है ना आपका सीड, उस सीड की जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है ना, वो कौन बनाता है, सीड कोट बनाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉटिलेडन क्या करता है, कॉटिलेडन फूड को स्टोर करता है। सीड को बड़ा बनना है, बड़े बनने के लिए खाना तो होना चाहिए भाई। तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है, सपने होने चाहिए, सपने के साथ साथ खाने भी होना चाहिए। खाना नहीं मिलेगा तो जीवन में क्या कर लोगे, तुम मर जाओगे। तो यहां पर फूड स्टोरेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और पार्ट होता है एम्ब्रियो। बेसिकली एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, प्लूमिल और रेडिकल। और ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा गया था। प्लूमिल और रेडिकल, यानी वो जो एम्ब्रियो है ना, उसका एक पार्ट तो क्या बनेगा, फ्यूचर शूट बनेगा, जो कि होता है आपका प्लूमिल। यानी मान लो एक सीड है, वो सीड क्या बनेगी, प्लांट बनेगा, पौधा ऊपर भी जाएगा और पौधा नीचे भी जाएगा, रूट्स भी बनेंगी। तो जो फ्यूचर शूट होता है उसको हम बोलते हैं प्लूमिल, और जो रूट होता है, फ्यूचर रूट जो होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा, रेडिकल। क्या है बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। 3 पार्ट हैं सीड के, कौन कौन से, सीड कोट, कॉटिलेडन और एम्ब्रियो। सीड कोट प्रोटेक्ट करती है, कॉटिलेडन खाना देती है, एम्ब्रियो के 2 पार्ट, कौन कौन से, प्लूमिल और रेडिकल। प्लूमिल है शूट और रेडिकल है रूट। ठीक है, बेसिकली सीड ना आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोकोटिलेडन और एक होता है डाइकोटिलेडन। वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको यहां पर अभी यहां पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिकली मोनोकॉट की अगर मैं आपको डेफिनेशन फिर भी बताऊं, तो ये वो होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल कॉटिलेडन है। क्या है, इनके अंदर क्या है, एक कॉटिलेडन है। जबकि डाइकॉट कौन से होते हैं, जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन है, नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, डन है।
बताओ भाई, अगर यहां तक एक बार सारी चीजें हमारा एसेक्सुअल से लेकर प्लांट्स तक का पूरा पोर्शन क्या हम समझ पाए, अगर समझ पाए तो एक बार जोरदार तरीके से भाई कर दो यार थम्स अप। अरे कर दो यार थम्स अप यार, थोड़ी सी हमारी भी कर दिया करो। हैं, सुबह से शाम तक ये खड़ा रहता हूँ यार मैं यार, बताओ यार। पर यार नहीं, इट इज ग्रेट। मैं सच बता रहा हूं कि यू गाइज आर डूइंग रियली ग्रेट यार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। मैं सच बता रहा हूं, मैं डेली तुम्हारी क्लास में आता हूं एंड तुम लोगों का स्तर बहुत अच्छा हो चुका है पढ़ाई में। ट्रस्ट मी, ऐसे पढ़ाई करते रहोगे ना, नंबर से कोई रोक नहीं सकता यार, कोई नहीं रोक सकता है, मेरी गारंटी है। तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है, तुम्हें आंसर को लिखना आता है, तुम सैंपल पेपर लगा रहे हो, तुम ये लेक्चर, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा यार। बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और एक चीज मैं बता रहा हूं, बड़े भाई होने का कर्तव्य, एक मैं चीज बता देता हूं, पता है, घबराना मत कभी भी। तुम ना कभी अपने सीनियर से बात करो, तुम्हारे जो सीनियर हैं, जो अभी 11th में हैं, उनसे तुम बोलो 10th कैसी लगती थी, तो पता है वो क्या बोलेंगे, जब हम 10th में थे तब तो बड़ा डर लगता था, पर जैसे 10th खत्म हुई ना, तो अब देखकर ऐसे लगता है ना कि 10th हमारी लाइफ की सबसे आसान क्लास थी। और वही तुम्हारे साथ होगा। तुम जब देखोगे ना, तुम्हें अरे यार ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत सिंपल है यार, बाद में, बट अभी थोड़ा डर लगता रहेगा, बट नंबर अच्छे आएंगे, नंबर सबके आएंगे, है ना, टेंशन नहीं लेनी। चलो आओ भाई, एपीएल, 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 बताओ जल्दी, बोलो बोलो। सर किसको टेक्स्ट कर, अबे टेक्स्ट नहीं कर रहा यार मैं, सर में बच्चा लिख रहा है, सर किसको टेक्स्ट कर रहे हो, अबे तुम्हारा पोल बना रहा था मैं, अब नहीं दे रहा तेरे को पोल में, जा आंसर बता। फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड स्पाइरोगैरा, क्या है इनके अंदर कॉमन, क्या है जल्दी बताओ, इनके अंदर क्या कॉमन है, क्या है कि ये तीनों की तीनों है ना, ये आपके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, है ना, दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, अगला, अब इसका पोल दे देता हूं, दिस द ऑर्गेनिज्म गिवन व्हिच इज एसेक्सुअल में, बताओ भाई। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, इसका क्या ही दूंगा, इनमें से कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, डॉग करता है, लायन करता है नहीं भाई, कौन करता है आपका, बोलो भाई, यीस्ट करता है। बनाना, बनाना प्लांट है, और याद रखना प्लांट जो है वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अरे कोई बढ़िया क्वेश्चन हो तो पोल दे दूं, ये दे देता हूं, ये अच्छा लग रहा है भाई, हाँ ये लग रहा है मुझे, इसका भी आंसर दे देंगे यार, बताओ, बोल दो यार, बताओ भाई। इस बार जो होगा परचम, इस बार जो परचम होगा उसमें कहां कहां आना है, कहां कहां आना है। अब तुम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मत लिखने लग जाना भाई, अब तुम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मत लिखने लग जाना, है ना, तुम अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखने लगोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, है ना। क्या लिख रहे हैं बच्चे इसका आंसर, बहुत बढ़िया आंसर है इसका, पेटल्स, सिर्फ पेटल्स। क्या है बेटा, पेटल्स है इसका आंसर, ए नहीं है यार, सेपल्स नहीं करता, इंसेक्ट को अट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ पेटल करते हैं। ठीक है, बच्चे क्या लिख रहे हैं, कर्नाटका, देखो दिल्ली तो आना ही है, ठीक है, दिल्ली कर लेंगे, और बताओ, एक करेंगे बिहार में, ठीक है, एक करेंगे यूपी में, लखनऊ में, ठीक है, और एक जयपुर में करेंगे इस बार, एक जयपुर में करेंगे, ठीक है, एक करेंगे कश्मीर में, जम्मू या कश्मीर जहां पे भी बेस्ट रहेगा, ठीक है, और साउथ की बात करूं तो हम प्लान कर रहे हैं एक पुणे में करने का, है ना, अभी फाइनल नहीं है, एक पुणे करते हैं, है ना, मैं तो बता रहा हूं जो हम सोच रहे हैं, एक पुणे करते हैं, है ना, एक शायद हम उड़ीसा भी कर सकते हैं, ठीक है, और एमपी में, एक एमपी में भी होगा, एमपी में कहां होगा वो थोड़ा डाउटफुल है, शायद इंदौर में होगा, ठीक है, तो ये है अपने आसपास की जगह, हाँ ये है, मतलब हम नॉर्थ भी कवर करेंगे, मिड भी करेंगे, और साउथ भी करेंगे, ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। देहरादून नहीं यार, देहरादून में नहीं बेटा, ठीक है, चलिए भाई, गुजरात, ये बड़ा अच्छा बोला बच्चे ने, गुजरात, गुजरात का सोचा जा सकता है, देखते हैं भाई। चलिए इसका बताओ, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, अच्छा इसका मोड बता दो भाई, ये तो हाइड्रा है,
हाइड्रा क्या करता है? हाइड्रा भैया बडिंग भी करता है ना, हाइड्रा बडिंग भी करता है, ठीक है। और हाइड्रा क्या करता है? हाइड्रा अपना फ्रेगमेंटेशन भी करता है। ए और सी होगा इसका आंसर बेटा, ए और सी होगा, ठीक है। चलिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम, कहां से? हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? आपके स्टेम होता है, आपका कौन कौन सा होता है? रूट होता है, और आपका लीफ होता है, यानी स्टेम, रूट और लीफ। आंसर विल बी डी। डन बेटा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल था एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसे करता है डिवाइड? सोचो, प्लाज्मोडियम याद है? प्लाज्मोडियम क्या करता था? प्लाज्मोडियम बोलो बोलो, बहुत सारे सेल बना लेता था, मल्टीपल फ्यूजन कर लेता था। बहुत बढ़िया। अगला, रीजन फॉर द ग्रेटर सिमिलैरिटीज अमंग द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कौन सा रीजन है कि एसेक्सुअल के अंदर ना सिमिलैरिटीज बहुत सारी होती हैं? बताओ, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व वन पेरेंट? क्या ये रीजन है? बिल्कुल ये रीजन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट? गलत। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमेट? गलत। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट? सही। तो 1 और 4 इज द आंसर। 1 और 4 इज द आंसर। अगला सवाल, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेम द मेथड बाय विच स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस अंडर द फेवरेबल कंडीशन। स्पाइरोगायरा कैसे करता है? आपका फ्रेगमेंटेशन की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। जब भी एक कंडीशन मिलती है वो टूट जाता है आपस में। वो डायग्राम एक एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, याद रखना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पाइरोगायरा, ठीक है बेटा। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेम एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। लिस्ट 3 कंडीशन फेवरेबल फॉर स्पोर्स टू जर्मिनेट एंड ग्रो। देखो, ये सवाल पूछा गया है, इसके अंदर क्या बोला है? एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो कि स्पोर फॉर्मेशन करता है। कौन करता है? राइजोपस। और 3 चीजें बताओ जिसकी वजह से स्पोर फॉर्मेशन एक बहुत अच्छी चीज होती है। क्या है वो 3 रीजंस? तुम्हें पता है? बताओ भाई। अच्छा नहीं, इस सवाल के अंदर क्या पूछा है? लिस्ट द 3 कंडीशन फेवरेबल फॉर स्पोर्स टू जर्मिनेट एंड ग्रो। अच्छा, इसके अंदर यह पूछा है कि स्पोर्स को किन किन कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं। तो देखना बेटा, स्पोर्स को ज्यादा कोई नेसेसिटी नहीं होती, उसको एक तो मॉइस्चर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा? एक तो उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा उसे क्या चाहिए? सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, और फूड चाहिए होता है। बस फूड चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर चाहिए होता है, बस, है ना, ठीक। क्वेश्चन में यह था कि स्पोर्स को क्या कंडीशन चाहिए कि वो ग्रो कर जाए। तो मॉइस्चर, एक तो पानी चाहिए होगा, टेम्परेचर चाहिए होगा, और खाना चाहिए होगा, बस। अगला सवाल, राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। डिफरेंस तो तुम लिख ही दोगे, यहां पर एक पेरेंट, यहां पर 2 पेरेंट, गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन। अगला, विच स्पीसीज इज लाइकली टू हैव कंपैरेटिवली बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, द वन रिप्रोड्यूसिंग असेक्सुअली और द वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। कौन ज्यादा अच्छी तरीके से जिंदा रह पाएगा? बता चुका हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों की लिविंग चांसेस ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन की वजह से एडेप्टिलिटी आती है, जब अडेप्ट कर पाते हैं नेचर के अंदर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हाउ आर दी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो बेटा, कुछ मोड्स जो होते हैं ना यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर अलग अलग होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके सिंगल सेल्ड होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर वो होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, सिंगल से ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ना, जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे ना, वो पता कौन सा कर रहे होंगे? वो कर रहे होंगे बाइनरी फ्यूजन। क्या कर रहे होंगे? मेनली वो करते हैं फ्यूजन, या फिर वो करते हैं बडिंग। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? उनके अंदर एक डिफरेंट ऑर्गन होता है। क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन होता है, एक पार्ट होता है। जैसे प्लांट की बात करो, प्लांट के पास क्या है? प्लांट के पास जो है एक डिफरेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऐसी एनिमल के पास है, ह्यूमंस के पास है। तो यानी जो मल्टी सेलुलर होते हैं ना, उनके पास तो एक पार्ट होता है रिप्रोडक्शन के लिए। बट यूनिसेलुलर बेचारे सिंपल प्रोसेसेस का यूज लेते हैं, जैसे कि फिजन, टूट जाते हैं बेचारे वो, ठीक है। डन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, What happened when accidentally planaria get cut into many pieces? अगर हम प्लेनेरिया को काट दें तो जादू हो जाएगा, वो रीजनरेट कर जाएगा। प्लेनेरिया क्या करता है? रीजनरेशन करता है। याद है ना, प्लेनेरिया रीजनरेशन करता है, छिपकली वाला एग्जांपल। हाँ, ब्रायोफिलम लीफ फॉल्स ऑन दी वेट सोइल। अगर एक ब्रायोफिलम की पत्ती नीचे गिर गई तो क्या होगा?
ब्रायोफिल्म के पास एक ताकत होती है कि उस पत्ती से एक नया पेड़ उग जाएगा। तो याद रखना, व्हेन अ ब्रायोफिल्म लीफ फॉल्स ऑन द वेट सॉइल, द बड प्रेजेंट इन द लीफ मार्जिन डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट, यानी एक नया पौधा उग जाएगा। अगला, ऑन मैच्योरेशन स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बर्स्ट, यानी क्या होगा जब राइजोपस का जो स्पोरेंजियम होता है, जो गोला होता है, वो बर्स्ट करेगा। वो बर्स्ट करेगा तो स्पोर्स जाएंगे, स्पोर्स जाएंगे तो क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, यानी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन, है ना। डन, आगे समझ में, आगे क्या बेटा समझ में, ये 2024 में पूछा गया था। अगला, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्टेट टू एडवांटेजेस। देख लो बेटा, दो एडवांटेजेस पूछी गई हैं, उसके साथ साथ एडवांटेजेस तो तुम्हें याद है, स्क्विड डॉग स्क्विड डॉग से, बट यहां पर ना डिसएडवांटेजेस भी पूछी गई हैं। डिसएडवांटेज क्या होती हैं, तो ध्यान से सुन लेना बेटा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के डिसएडवांटेज, यहां पर स्टार भी मार्क कर लेना। पहली चीज, जितने भी प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड possesses less vigor and more prone to disease, यानी देखो बेटा, वैसे तो डिसीज फ्री है, बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या हुआ था, एक पौधा था और उस पौधे की मदद से दूसरा पौधा उग रहा था। अब इमेजिन करो, अगर उसी पौधे में कोई डिसीज हो तो क्या दूसरे वाले में भी डिसीज फैल जाएगा, बिल्कुल फैल जाएगा ना। तो यानी डिसीज ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा, प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड शो नो जेनेटिक वेरिएशन, यानी इसके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। पढ़ा था ना हमने, स्क्विड डॉग, डॉग वाले का जी का क्या था, जी का क्या था कि जेनेटिकली सेम होते हैं, है ना। अब जेनेटिकली सेम है ना, वो एक प्रॉब्लम भी है। क्यों, मैंने आपको बताया, अगर जेनेटिकली सारी चीजें सेम है तो वेरिएशन ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो दो इसके डिसएडवांटेज है, ये तुम याद रखना, ये दो डिसएडवांटेजेस याद रखना। डन है बेटा, जल्दी बताओ। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आज की कक्षा हुई अपनी समाप्त। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। ओहो, ये बच्चा कौन है भाई, ये किसका खो गया, कुंभ के मेले में खोए थे क्या बेटा, है कुंभ के मेले में बोल क्यों नहीं रहे हो हाँ हाँ भाई। अच्छा, न्यू ईयर का है कैसे मनाया था ये बताओ भाई। हाउ डिड यू गाइस सेलिब्रेटेड योर न्यू ईयर, पढ़ाई करते हुए बनाया पता है तुम्हें, एक एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं मैं तुम्हें। पता है मेरे को, आई रिमेम्बर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना एग्जाम्स की 11th 12th के अंदर, और बोर्ड एग्जाम की बात है, 12th का मतलब ये स्टोरी है, जब मैं 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम देने वाला था, तो उस टाइम पे क्या था ना, न्यू ईयर वाला टाइम आता है, फरवरी में बोर्ड एग्जाम। मुझे याद है कि उस न्यू ईयर पे भी मैंने रात भर पढ़ाई करी थी, मतलब कुछ सेलिब्रेशन कुछ नहीं, पढ़ाई करी थी, आई रिमेम्बर, है ना। और शायद आप सबने भी वो करा होगा, बट पता है क्या, ये चीज ना याद रह जाती है। आज तुम्हें बहुत पेनफुल लग रहा होगा यार, क्या जिंदगी है यार अपनी, है पढ़ना पड़ रहा है ना, बट जब आप बड़े हो जाओगे तो ये चीजें आपको एज अ मेमोरी याद रहेगी कि हाँ यार, न्यू ईयर के टाइम पे हमने पढ़ाई करी थी। आई रिमेम्बर 12th क्लास के अंदर मैंने 6-6, 7-7, 10-10 घंटे पढ़ाई करी थी, मुझे आज भी याद आती है। और मुझे ऐसा लगता है ना यार, उस समय पर कितनी पढ़ाई करता था मैं। तो तुम्हें भी आएगी, जब तुम अभी इस क्लास से आगे निकलोगे ना, तुम्हें भी लगेगा कि यार हाँ, कितनी सारी पढ़ाई करते थे अपन। तो ये सारी मेमोरीज हैं जो कि बाद में आपको याद आएंगी। बट हाँ, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अभय बैच भी एंड पे आता जा रहा है। शायद तुम्हें पता ना चला हो, बट 1 महीना अपना बीत चुका है, सिर्फ बचे हुए 15 दिन हैं। और हमारे पास चैप्टर हैं रिप्रोडक्शन, कार्बन एंड कंपाउंड, हेरिडिटी, और उसके अलावा आर एनवायरमेंट और मैग्नेटिक इफेक्ट। 5 चैप्टर बचे हैं बस आपके। तो हफ्ते बीतते जा रहे हैं, अभय बैच पे एंड पे आ गया है, तो पढ़ाई को एकदम कस के कर लो, सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम आ चुका है एकदम, अब कम बैक करना है बेटा, कम बैक बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। डर लग रहा है, अरे कोई नहीं यार, सब अच्छे से होगा, तुम टेंशन मत लो, है ना, टेंशन मत लो, सब अच्छे से होगा। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, बोर्ड के आखिरी दिन, बोर्ड की सुबह भी तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, यहीं पे ही तुम्हारे साथ होऊंगा बोर्ड की सुबह भी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, टेक केयर, बहुत सारा प्यार आप सभी को मेरी तरफ से, बहुत 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 सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। चलो, कल मिलते हैं इसी समय पर, जाओ जाओ जाओ, बाय।